नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में हर साल तय होगा वाहनों का किराया। अल्मोड़ा के जुगल पेटशाली को एकेडमी अमृत पुरस्कार। पैसा और पहुंच वाले छीन लेते हैं न्याय, डीजीपी। ऊर्जा प्रदेश की धारणा ध्वस्त करने वाले अफसरों की होगी जांच। ई कॉमर्स पर होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद। दाढ़ी बढ़ाने से कोई पीएम नहीं बन जाता, मुख्यमंत्री धामी। यूकेएसएससी घपला, आयोग से हटाए पीआरडी जवान। सैनी धाम के निर्माण को 8 हफ्ते होगी समीक्षा। सस्ते बिजली को राज्य सरकार ने केंद्र से अनुदान मांगा। अब हर गांव में घर बनाने से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य। हड़ताल, हल्द्वानी में अफसरों को उठाना पड़ा कूड़ा। 9 डॉक्टरों को हटाया जाएगा। हेड़ाखान सड़क निर्माण के लिए हल्ला बोल, मंत्री की गाड़ी रोकी। कॉलेजों के शिक्षक मोबाइल ऐप से लगाएंगे हाजिरी। 2025 तक प्रदेश को 100% साक्षर बनाएंगे। कॉलेजों में 220 अतिथि शिक्षकों की होगी तैनाती। बागेश्वर 50 फीट गहरे खाई में गिरी कार, बागेश्वर के पूर्व सैनिक की मौत। नैनीताल, पहले फर्जी लाइसेंस की जांच होगी, फिर बढ़ेंगे बैंडिंग जोन में दुकानें। प्रख्यात कवि, लेखक और गीतकार पद्मश्री प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने। रुद्रपुर की पॉस कॉलोनी में मेट्रो पुलिस ने पकड़ा गया फर्जी डिग्री बनाने वाला गैंग का सरगना नवदीप धरा। फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट भी मिले। राज्य में अब यात्री वाहनों का किराया और माल वाहनों का भाड़ा हर साल 1 अप्रैल को तय होगा। साथ ही किराया, डीजल, पेट्रोल की कीमत और वाहन के अन्य खर्चों के आधार पर कम ज्यादा होगा। किराए की नई व्यवस्था आगामी 1 अप्रैल से शुरू होगी। ये फैसला शुक्रवार को कुल्हान स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय में राज्य परिवहन प्राधिकरण एसटीए की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद परिवहन सचिव एवं आयुक्त अरविंद हयांकी ने बताया कि अब तक किराया और माल भाड़ा बढ़ाने के लिए स्थायी सीमा नहीं थी। कभी 2 तो कभी 3 वर्ष में बढ़ोतरी की जाती थी। ऐसे में जनता एक साथ किराए का बोझ पड़ता था। उन्होंने पिछली बार कमेटी में 60 तक किराया भाड़ा बढ़ाने की संशोधित की थी। एसटीए 27 की वृद्धि कर पाए, जिसे ट्रांसपोर्टर नाराज हो गए। अब यह समस्या नहीं होगी। बैठक में अपर सचिव अपर आयुक्त परिवहन RK सिंह, उप परिवहन आयुक्त राजू मेहरा, आरटीओ देहरादून प्रशासन सुनील शर्मा, आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी आदि मौजूद थे। एसटीए ने वाहनों को ठेका परमिट देने की दोहरी व्यवस्था खत्म कर दी है। अब गढ़वाल रीजन के संभागों की तरह कुमाऊं रीजन के RTA अध्यक्ष यानी आरटीओ ठेका वाहनों के परमिट देंगे। इसके लिए RTA की बैठक का इंतजार नहीं होगा। परिवहन आयुक्त हैंकी ने बताया कि पर्यटकों ने कार का किराया 2 बार किराया लेने की शिकायत की थी। वाहन मालिक नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, इसलिए कार का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। संगीत नाटक अकादमी ने लोक संस्कृति, संगीत और लोक नाट्य के जाने माने नाम डॉक्टर DR पुरोहित समेत 4 को अकादमी पुरस्कारों से नवाजा है। डॉक्टर पुरोहित के अलावा पारंपरिक लोक संगीत के लिए रामलाल, अभिनय के लिए भूपेश जोशी और थिएटर के लिए ललित सिंह पोखरिया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा अल्मोड़ा निवासी जुगल किशोर पेटशाली समेत उत्तराखंड के 4 कलाकारों को अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है। श्रीनगर निवासी पुरोहित लंबे समय से लोक संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पुरस्कार के लिए देश भर के कुल 128 कलाकारों का चयन किया गया। अकादमी पुरस्कार के तहत एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्र के अलावा 1 लाख रुपये की नकद राशि दी जाती है। पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा विशेष समारोह में दिए जाएंगे। ऊर्जा प्रदेश की धारणा ध्वस्त करने वाले अफसरों की जांच होगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के संयुक्त सचिव ऊर्जा विक्रम सिंह राणा की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन कर दिया है। यह जांच समिति बुधवार ब्रह्मवारी पावर सब स्टेशन और जौलजीबी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में हुई देरी के कारण की जांच पर रिपोर्ट देगी। पिटकुल के अफसरों की लापरवाही से UJBNL की होने जा रहे 100 करोड़ से अधिक के नुकसान के कारणों की जांच बैठा दी गई है। हिंदुस्तान ने इस लापरवाही का खुलासा किया था। इन दोनों प्रोजेक्ट के लेट होने से UJBNL को 100 करोड़ से अधिक का नुकसान होने जा रहा है। ब्रह्मवारी सब स्टेशन में काम हर हाल में 2021 में शुरू हो जाना चाहिए था, ताकि मार्च 2023 तक 15 मेगावाट के मध्य महेश्वर पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली का सही इस्तेमाल किया जा सके। प्रोजेक्ट 2021 में शुरू होना तो दूर, अभी तक टेंडर प्रक्रिया ही नहीं फाइनल हो पाई है। दिसंबर 2021 में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कंपनी को काम अवार्ड किया जाना था। सितंबर 2022 तक भी अफसरों की खींचतान से कम अवार्ड नहीं हुआ। अब टेंडर प्रक्रिया के बाद निर्माण पूरा होने में 2 साल से भी अधिक का समय लगना तय है। ऐसे में UJBNL का नुकसान 100 करोड़ से अधिक होने जा रहा है। इस तरह बरम सब स्टेशन तक जौलजीबी ट्रांसमिशन लाइन पहुंचने के काम में भी लगातार देरी हो रही है। इस देरी से सुरिंगाड़ प्रोजेक्ट से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।
देहरादून डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि सरकार और शासन में सुनवाई उसी की होती है जिसके बाद पैसा और प्रभाव है। प्रभावशाली लोग तो न्याय भी छीन लेते हैं। और शुक्रवार को देहरादून में पुलिस पेंशनर कल्याण समिति उत्तराखंड के प्रांतीय सम्मेलन और पीपीएस रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तराखंड के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन में संबोधित कर रहे थे। पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डीजीपी ने कहा कि मैं पीड़ित फोकस पुलिसिंग पर जोर देता हूँ। कई बार रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मेरे पास आकर कहते हैं कि थाना अध्यक्ष या सीओ उनकी नहीं सुन रहा। तब मैं हंसकर कहता हूं कि आप भी सर्विस में शायद उनका भाग रहे होंगे, तब आपको पीड़ित का पक्ष देखना नहीं है। हमारे बीच बहुत से लोग एरोगेंस और करप्शन आदि में लिपटे हैं। साथ ही पुलिस ही क्यों, सरकार और शासन में सुनवाई उनकी होती है जिनके पास पैसा और प्रभाव है। जरूरत गरीब की है, प्रभावशाली तो न्याय छीन लेता है। उन्होंने कहा कि रिटायर होकर लोगों को ये समझ आता है तो आप अन्य को ही समझाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को एक खोखली यात्रा बताया। उन्होंने राहुल गांधी के बढ़ाई की दाढ़ी पर तंज कसा और कहा कि दाढ़ी बढ़ाने से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। पीएम मोदी जैसा बनने के लिए तप और त्याग की जरूरत है, जो हर आरामदायक जीवन जीने वाले व्यक्ति को कभी नहीं कर सकता। शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर गठित कमेटी आम लोगों से फीडबैक ले चुकी है, जिसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंसूरी में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर राज्य के विकास का अपना एजेंडा है, जो आने वाले समय में राज्य में होने वाले विकास को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 25 सालों के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। इसके साथ ही वर्ष 2025 से उत्तराखंड हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने, इसके लिए चिंतन शिविर के जरिए चीज़ों के सरलीकरण पर फोकस किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार पलायन जैसी बृहत समस्या के निराकरण के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। बड़े स्तर पर रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में रिक्त चल रहे विभिन्न सरकारी पदों विभाग पर सरकारी पदों पर जहां एक और भर्ती प्रक्रिया जारी है, वह दूसरी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, होम स्टे योजना, बीरचंद गढ़वाली योजना के अंतर्गत युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी और इकोलॉजी के अंतर्गत हम प्रदेश के समुचित विकास के साथ ही यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत चुने गए उत्पाद ई कॉमर्स के साथ ही जैम पोर्टल पर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए शुक्रवार से उद्योग विभाग और इन्वेस्ट इंडिया की ओर से देशव्यापी अभियान शुरू किया गया। पीआईबी की ओर से शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उत्पादकों विक्रेताओं ने अपने सुझाव साझा किए। निर्देशक उद्योग सुधीर चंद नोटियाल ने कहा कि योजना के तहत उत्तराखंड में एक जिले से 2 उत्पादों का चयन किया जाता है। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार कई तरह से प्रोत्साहन दे रही है। नोटियाल ने कहा कि G20 देशों की अध्यक्षता भारत को मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने इससे संबंधित सभी कार्यक्रमों योजना के तहत चयनित उत्पादों को ही उपहार के रूप में देने का निर्णय लिया। प्रबंधक ओडीओपी जिगीसा तिवारी ने कहा कि योजना के तहत हर जिले के अद्वितीय उत्पादों को चुना है। सैन्य धाम निर्माण की हर 7वें दिन समीक्षा की जाएगी। शुक्रवार को निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए सैनिक कल्याण और पुनर्निर्माण निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल सेवानिवृत्त ने निर्माण एजेंसी को इसके निर्देश दिए। कहा कि हर हफ्ते निर्माण की प्रगति की टेक्निकल रिपोर्ट निर्देशालय को मुहैया कराई जाएगी। कालिदास रोड स्थित निर्देशालय सभागार में निर्देशक ने बारी बारी से सभी निर्माणाधीन कार्यों का ब्यौरा लिया। मालूम हो कि सरकार ने दिसंबर 2023 तक सैन्य धाम का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सैन्य धाम का मुख्य द्वार पर और देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर बनाया जाना है, लेकिन अब तक 30% में काम पूरा नहीं हो पाया है। यह प्रोजेक्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के ड्रीम प्रोजेक्टों में शामिल है। बैठक में उप निदेशक कर्नल MS जोधा, सेना निवृत्त समेत अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। उत्तराखंड के लोगों का भविष्य में महंगी बिजली का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से विशेष अनुदान की मांग करने जा रही है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण में प्रगति मेगावाट 3 करोड़ के करीब अनुदान देने पर जोर दिया जा रहा है। अभी पावर प्रोजेक्ट के निर्माण में प्रति मेगावाट 8 से 10 करोड़ का खर्चा आ रहा है। दुर्गम क्षेत्रों के कई प्रोजेक्टों पर इससे अधिक खर्चा आ रहा है। ऐसे में हाइड्रो प्रोजेक्ट से मिलने वाली बिजली बहुत महंगी साबित हो रही है। इसका सीधा भार आम जनता पर पड़ रहा है। राज्य में भविष्य में लखवाड़, किसाऊ, बावला, नंदप्रयाग समेत कई नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना है। दुनाव 82 की दरों ने उड़ाई नींद। अभी हाल में उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग ने दुनाव पावर प्रोजेक्ट का टैरिफ जारी किया, जिससे बिजली की दरें 7 रुपये 35 पैसे प्रति यूनिट तय किया गया। इसी तरह 82 प्रोजेक्ट का आंतरिक टैरिफ भी 7.5 रुपये प्रति यूनिट के करीब आया है। देहरादून पेपर लीक की घटनाओं को लेकर चर्चा में आए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीआरडी कर्मचारियों को हटा दिया है। उनकी जगह उपनल से कर्मचारी लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों के चाय पीने के परिसर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। आयोग के अध्यक्ष GS मरतोलिया ने बताया कि आयोग की व्यवस्था सुधारने के लिए क्रम में उक्त बदलाव किए गए हैं। कर्मचारियों ने ही कैंटीन की व्यवस्था परिसर में की जा रही है। इसके साथ ही रायपुर थाना
पुलिस के जेरेबी आयोग मुख्यालय के आसपास रात के समय में नियमित गश्त करने को कहा गया है। सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी भी 8-8 घंटे तय कर दी गई है। नैनीताल जिले के ग्रामीण इलाकों में आवासीय भवनों के नक्शे पास करवाना एक बार फिर अनिवार्य होने जा रहा है, क्योंकि अब नैनीताल जिला पंचायत ने जिला विकास प्राधिकरण के क्षेत्र से बाहर के इलाकों में आवासीय और व्यवसाय निर्माण के नक्शे पास करने का काम करेगी। इसके बदले टैक्स भी वसूला जाएगा। बिना नक्शा पास होने वाली निर्माण के खिलाफ जिला विकास प्राधिकरण के नियमों की तरह ही ध्वस्तीकरण सीलिंग की कार्रवाई का भी नियम होगा। नैनीताल जिला पंचायत ने इस संबंध में अपनी सार्वजनिक सूचना 19 नवंबर को जारी कर दी है, जिसमें व्यवसाय से लेकर नक्शे व टैक्स की प्रस्तावित दरें जारी करते हुए लोगों से 30 दिनों के भीतर इस पर आपत्ति नैनीताल जिला स्थित पंचायत के कार्यालय में दर्ज करवाने की अपील की है। संभवतः नए साल 2023 से जिले के ग्रामीण इलाकों में भी विधि लागू कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले के राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हो रहे प्राधिकरण के विरोध को देखते हुए लागू जिला विकास प्राधिकरण के क्षेत्र से हटा दिए थे। इसे केवल शहरी इलाकों, निकायों व हाईवे के आसपास के इलाकों तक ही सीमित रखा था, पर एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में नक्शे की अनिवार्यता लागू होने जा रही है। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हल्द्वानी नगर निगम के सफाई कर्मचारी शुक्रवार से बेबुनियादी हड़ताल पर चले गए। इससे शहर की सफाई व्यवस्था को लड़खड़ाने के साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन प्रभावित हुआ। ऐसे में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल ने खुद मोर्चा संभाल लिया। अफसर कूड़ा वाहन चलाकर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पहुंचे। उन्होंने मांगों को लेकर सफाई कर्मियों से निगम परिसर में हुई सभा में सफाई कर्मियों ने कहा कि शासनादेश के क्रम में दूसरे निकायों से अस्थायी कर्मियों का दैनिक मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया, लेकिन निगम अफसर गुमराह कर रहे हैं। कर्मचारी नेता राहत मसीह ने कहा कि कोरे आश्वासन देकर बार बार आंदोलन स्थगित करवाया जा रहा है। अस्थायी कर्मियों का मानदेय बढ़ाने, टीपी नगर के सफाई कर्मियों को निगम से सम्मत करने, कूड़ा वाहन चालकों को चालक का मानदेय देते समय अन्य 9 मांगे जायज हैं। कर्मचारी नेता राम अवतार राजौर ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। उधर हड़ताल के पहले दिन ही विभिन्न मार्गों में कूड़े के ढेर देखने को मिले। नगर आयुक्त ने वार्ड 52 की पार्षद राजेश्वरी भट्ट के पत्र पर स्वच्छता समिति को भंग कर दिया। साथ ही 8 स्वच्छता समिति के कर्मियों को निकाल दिया गया। पार्षद ने क्षेत्र में सफाई कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायत की थी। राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात 109 डॉक्टर 3 साल से लापता हैं। ये डॉक्टर ना तो कार्यस्थल पर जा रहे हैं, ना ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजे जा रहे हैं। नोटिस का जवाब दे रहे हैं। ऐसे में इन डॉक्टरों को हटाने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में लोक सेवा आयोग के जरिए नियमित डॉक्टरों की नियुक्ति होती है। इसके बाद डॉक्टरों को PSC, CHC, जिला अस्पताल आदि में जरूरत के मुताबिक तैनाती दी जाती है, लेकिन प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में तैनात 109 डॉक्टरों को लंबे समय से कुछ पता नहीं है। कई डॉक्टर तो 5 साल से अनुपस्थित बताए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यालय ने सभी CMO से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद इन डॉक्टरों से पत्राचार किया गया, लेकिन विभाग की ओर से भेजे पत्र का कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में विभाग ने नौकरी से हटाने का निर्णय ले लिया। इनकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। काठगोदाम खेनास क्यों मार्ग बंद होने से परेशान ग्रामीणों के सब्र का बांध शुक्रवार को टूट गया। 12 दिन से सड़क बंद होने से परेशान झेल रहे लोगों ने काठगोदाम बैरियर पर प्रदर्शन कर धरना दिया। युवाओं के साथ महिलाओं और बुजुर्गों ने समस्या निजात दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रशासन की ओर से की जा रही अस्थायी मार्ग की व्यवस्था को समाधान न मानते हुए लोग मुख्य मार्ग खुलवाने पर अड़े रहे। पहाड़ी से मलवा आने की वजह से बंद चल रहे हेड़ाखान मार्ग के निरीक्षण को जारी केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट धरने पर बैठे ग्रामीणों से मिले। उन्होंने लोगों की परेशानी को जाना। ग्रामीणों केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट को मार्ग बंद होने से आ रही दिक्कतों से अवगत कराए। साथ ही गांव में गहराते खाद्यान्न संकट की भी जानकारी दी। ग्रामीणों ने अस्थायी व्यवस्था को समस्या का समाधान न बताते हुए मुख्य मार्ग से ही व्यवस्था बनाने की मांग की। केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट ने लोगों को जल्द मार्ग खुलवाने का आश्वासन दिया। उधर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने कहा कि हेड़ाखान मार्ग बंद होने की वजह से 120 गाँवों का संपर्क हल्द्वानी से कट गया है। खाद्यान्न संकट गहराने के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीण बंगाल के रास्ते हल्द्वानी आने को मजबूर है। गांव से बाजार में होने वाली फल, सब्जी और दूध की भी सप्लाई भी ठप हो चुकी है। ऐसे में लोगों के सामने आजीविका संकट भी आ गया है। अब कहा कि जब उखड़ दूंगा विजय मार्ग में आ रही वन विभाग की बाधा रातों रात दूर हो सकती है, तो हेड़ाखान मार्ग पर वन भूमि विवाद का समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है। धरना देने वालों में कमलेश भट्ट, नरेंद्र सिंह, बिशन सिंह मेहता, नारायण सिंह, इंद्र सिंह मेहता, नवीन परड़िया, देव बिष्ट, लीलाधर, नीमा देवी, भावना देवी, मुन्नी राणा आदि मौजूद रहे। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मनोज पांडे ने बताया कि हेड़ाखान मार्ग पर वैकल्पिक मार्गों को लेकर शनिवार को सर्वे कार्य प्रस्तावित है। लोक निर्माण के साथ नव और राजस्व विभाग की
टीम सर्वे करेगी। इनकी रिपोर्ट तैयार कर वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को लेकर पत्र तैयार किए जाएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से उखलडूंगा बीजेपुर गोलापार मार्गों बनाने की मांग कर रहे हैं। ये मार्ग काफ़ी पुराना है लेकिन 40 साल से बंद है। कहना है कि अभी भी अस्थायी मार्ग बनाए जा रहे हैं। यह टिकाऊ व्यवस्था नहीं है। बारिश होने पर पूरी सड़क खराब हो जाएगी और बीच में नदी पड़ती है। साथ ही रौनसिल मार्ग भी बारिश होने पर खराब हो जाएगा। लोक निर्माण अधिकारियों ने रौनसिल मार्ग से जमरानी मार्ग शुक्रवार को खोलने की बात कही थी लेकिन मार्ग नहीं खुल पाया। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मनोज पांडे ने बताया कि नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से मार्ग नहीं खुल पाया है। बताया शनिवार को और पाइप डाले जाएंगे। बताया कि 2 दिन में मार्ग खोला जाएगा। हल्द्वानी प्रदेश के डिग्री कॉलेज में जल्द प्राचार्य प्राध्यापक और प्रधान विद्यार्थियों की हाजिरी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगेगी। पहले चरण में शिक्षक वर्ग को इससे जोड़ा जाएगा। व्यवस्था से उपस्थित ऑनलाइन आ जाएगी और इसे निर्देशालय स्तर से भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शुक्रवार को हल्द्वानी गोलापाट स्थित उच्च शिक्षा निर्देशालय पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नई योजना के विषय में जानकारी दी। डॉक्टर रावत ने उच्च शिक्षा निर्देशालय में नवनिर्मित निर्देशक आवास का उद्घाटन और कर्मचारियों के लिए बन रहे आवासों का शिलान्यास किया। कहा कि ऑनलाइन उपस्थिति ऐप को लेकर काम चल रहा है, जल्दी इसे लागू किया जाएगा। साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों को ट्रांसफर रिकॉर्ड भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए। अफसरों से कहा कि प्रदेश को उच्च शिक्षा के मामले में अगले साल तक देश के टॉप रैंकिंग में लाने के काम चल रहे हैं। स्वयं के भवन वाले कॉलेजों का नैक से निरीक्षण कराने पर जोर दिया जाएगा। एनसीसी, एनएसएस और रॉबर रेंजर से छोटे कॉलेजों को इन इकाइयों से जोड़ने को कहा गया है। यहाँ लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह, बेस्ट निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर प्रवीण जोशी, उप निदेशक शिक्षा उच्च शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र भाकुनी, डॉक्टर राजीव रतन, डॉक्टर गोविंद पाठक, प्रेम प्रकाश प्राचार्य, डॉक्टर एनएस बनकोटी आदि मौजूद रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान गणित और पर्यावरण महोत्सव में तीसरे दिन शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। बाल वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट और मॉडलों का अवलोकन किया गया। आयोजन को दौरान जीजीआईसी हल्द्वानी और बनबुलपुरा के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज महोत्सव में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा में नवाचार करने को प्रेरित किया। बताया कि जल्दी 2300 विज्ञान और गणित के शिक्षकों में भर्ती की जाएगी। सभी विद्यालयों को निःशुल्क हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2025 से उत्तराखंड राज्य को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य कौस्तुभ चंद्र जोशी को सम्मानित किया गया। उधर विद्यार्थियों ने विज्ञान ड्रामा प्रस्तुत किए। यहाँ सीईओ KS रावत, NCERT संयुक्त निर्देशक प्रदीप रावत, अपर निर्देशक डॉक्टर RD शर्मा मौजूद रहे। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में विभिन्न मुख्य विषयों को प्राध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं। इसे देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों में 220 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर उच्च शिक्षा निर्देशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। कैबिनेट के मोहर लगने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उच्च शिक्षा निर्देशालय से तीसरी मिली जानकारी के अनुसार 35 विषयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बॉटनी, जूलॉजी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान समेत अन्य विषय शामिल हैं। साथ ही विषयों में पद खाली होने वाले अधिकांश कॉलेज पहाड़ी क्षेत्रों में है। साथ ही कई कॉलेज में नए पद सृजित हुए हैं लेकिन वहाँ स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाई। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद कॉलेज में बाहर बढ़ गया। ऐसे में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था पर पढ़ाई सुचारू रखने की कोशिश हो रही है। अधिकारियों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को 35,000 रुपये मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। अल्मोड़ा हाईवे में शुक्रवार को निगलाट के पास एक कार 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बागेश्वर निवासी पुरुष सैनिक व कार चालक की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को सड़क से गुजर रहे 19 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने खाई से बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजा। शुक्रवार को लीती कपकोट बागेश्वर निवासी चालक हयात सिंह 54, खीम सिंह 45 और खुशहाल सिंह 42 कार में बरेली से बागेश्वर की ओर जा रहे थे। सुबह करीब 9:30 बजे निगलाट के समय उनकी कार 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक हयात सिंह की मौत हो गई। वहीं कार सवार 2 लोग बुरी तरह से फंस गए। इसी समय हल्द्वानी से रानीखेत की ओर 19 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान ट्रक से जा रहे थे। जवानों ने सूबेदार बज्जत सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू पर घायलों को खाई से बाहर निकाला। ग्राम प्रधान पंकज निगलटिया ने पुलिस को सूचित किया और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को HCSC भवाली पहुंचाया। कार सवार घायलों ने बताया कि शुक्रवार रात 10 बजे बागेश्वर से बरेली राममूर्ति में एक मरीज भर्ती कराए गए थे। वहीं से शुक्रवार की सुबह वह वापस लौट रहे थे। हयात सिंह गाड़ी से बाहर छिटक गई। वहीं सेना से सेवानिवृत्त थे। CSC के डॉक्टर अक्षय ने बताया कि हयात सिंह की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो चुकी थी। अन्य 2 घायलों को प्राथमिक उपचार किया गया। कोतवाल उमेश कुमार मलिक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के भेजने के साथ मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया। कार में सवार दोनों घायलों को आशंका है कि चालक को झपकी आने के कारण हादसा हुआ हो। नैनीताल नगर पालिका के लिए शहर में वेंडिंग जोन चिन्हित करने टेढ़ी खील साबित हो रहा है। शुक्रवार को तहसीलदार
जिस खली की अध्यक्षता में नगर पालिका सभागार में आयोजित वेंडिंग जोन चिन्हित करने के लिए बैठक बेनतीजा रही, वहीं पहले से आवंटित लाइसेंसों की सूची जांच की बात कही गई। शुक्रवार को नगर पालिका प्रशासन ने शहर के बाहरी क्षेत्रों में वेंडिंग जोन चिन्हित करने के फड़ व्यवसायी व्यापार मंडल समेत विभिन्न संगठनों की बैठक बुलाई ताकि शहर में वेंडिंग जोन चिन्हित किए जा सके, लेकिन 2 दिन से अधिक चली बैठक बेनतीजा रही। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने बताया कि पालिका द्वारा शहर के बाहर पत्थर घोड़ा स्टैंड स्नोव्यू क्षेत्र को वेंडिंग जोन क्षेत्र घोषित करने का फैसला लिया था, जिसका फड़ व्यवसायी संगठन विरोध कर रहे हैं। फड़ व्यवसायियों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में पालिका उनको स्थान आवंटित कर रही है वो आबादी क्षेत्र से दूर है, जहां पर उनका कामकाज नहीं चलेगा, लिहाजा उन्हें शहर के भीतर फड़ बाजार लगाने के लिए स्थान आवंटित करें। बैठक में फड़ व्यवसाय संगठनों से कहा कि पूर्व में पालिका को 15 दिन के भीतर स्थान चिन्हित कर वेंडर कमेटी को बताने को आश्वासन दिया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई स्थान नहीं बताया गया, जिसके बाद पालिका ने फड़ व्यवसायियों को शहर के भीतर फड़ लगाने के लिए 5 स्थान बताए, जिस पर सहमति के लिए 5 दिन का समय दिया गया था। साथ ही नगर पालिका द्वारा पूर्व में फड़ लगाने के आवंटित लाइसेंसों की सूची की जांच बैठा दी है। ईओ ने कहा कि पालिका एक्ट और हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर शहर के भीतर पंथ पार्क क्षेत्र में वेंडिंग जोन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फड़ व्यवसायी पंथ पार्क के आसपास शहर के भीतर ही स्थान आवंटित करने की मांग कर रही हैं, जिसके लिए फड़ व्यवसायियों को पालिका से समय दिया है ताकि सभी लोग सहमति से चिन्हित स्थानों पर चले जाएं। बैठक के दौरान ईओ पूजा चंद्रा, व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति शाह, व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन नेगी, स्वास्थ्य अधिकारी डीएस धर्मसत्तू, शिवराज नेगी, राजेश वर्मा, नासिर खान, एनएसआई दीपक बिष्ट, जमील अहमद, नफीस सुरेश कुमार, सायरा खातम, केसी राम आदि मौजूद रहे। मेट्रोपोलिस सिटी में फर्जी डिग्री बनाने वाले सरगना नवजीत सिंह भाटिया और पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आवास विकास में किरत ट्रेडिंग कंपनी चलाता था, लेकिन उसका असली काम जालसाजी का था। इसके 2 साथी पूर्व में मेट्रोपोलिस सिटी से गिरफ्तार हो चुके हैं, उस समय यह भाग गया था। शुक्रवार को एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिनों मेट्रोपोलिस सिटी के टावर नंबर H09 फ्लैट नंबर 2 में छापेमारी की गई। फ्लैट में 2 व्यक्ति गौरव चंद और अजय कुमार को फर्जी मार्कशीट, डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आदि के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ थाना पंतनगर में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। पूछताछ में दोनों ने आवास विकास स्थित किरत ट्रेडिंग कंपनी के मालिक नवदीप सिंह भाटिया और पवन उसके साथी के साथ मिलकर बिलियन कैरी यूनिवर्सिटी शिलांग मेघालय की फर्जी मार्कशीट, डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट आदि तैयार करने की बात कबूली। तब से पुलिस सरगना नवदीप की तलाश कर रही है। तब से इसके बाद सरगना पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने सरगना नवदीप को संजय बंद के जंगल के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियां और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। पूछताछ में जानकारी मिली कि भाटिया ने फर्जी डिग्रियां बेचकर संपत्ति अर्जित की है, जिसके बारे में पता लगाया जा रहा है।